उसके बावजूद भी वो आया तो यहाँ एक पेपर बेचने का काम, घर घर बांटने का काम वो खोज के जा चुका था और वो हमसे शेयर किया कि तुम्हारे लिए काम खोज के रखे हैं, तुम चलो। तो वो आया तो बोला कि ये मेरा ज़मीन है, से तुमको कैसे भेज दिया, तुम बच्चा है, तो ये है वही पूरा बोलने लगा। बोला कि वो कंपनी में तुम फ़ोन लगा, से तुमको बच्चा समझ के कैसे भेज दिया, अभी फ़ोन लगा। तो हमें एक डर था कि कहीं हम फ़ोन लगा देंगे तो हमको कंपनी से निकाल देगा, पहला ही दिन है। दुनिया में कुछ करना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आज भी मरना है, कल भी मरना है, इससे अच्छा है कि कुछ करके मर जाए। तो 4 में आने के बाद मेरे पिताजी डेथ कर गए। तब मेरा उम्र केवल 7 वर्ष का था। बचपन से ही मेरा शुरू हुआ है जो बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। कहते हैं कि हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, पर लड़े बिन हिम्मत ना हारना। कोई भी मंजिल इंसान के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी मंजिल इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा तो वो है जो लड़ा नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या, आप देख रहे हैं सफर नया भारत का द इंस्पायर्स इंडिया शो। और इंस्पायर्स इंडिया शो में हम वैसे लोगों से आप सभी को मिलाते हैं जो इंडिया को इंस्पायर कर रहा हो अपने कर्मों के दम से, अपने काबिलियत के दम से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश कुमार दांगी जी, जो भारतीय रेलवे में अपना सिलेक्शन ले चुके हैं ग्रुप डी के पद पर। आज हम उनसे जानेंगे। तो राकेश कुमार दांगी जी, आपका सफर नया भारत के इंस्पायर्स इंडिया शो में स्वागत है। सबसे पहले मैं सफ़र नया भारत को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें यहाँ पे एक आने का अपॉर्चुनिटी दिए। मैं राकेश कुमार दांगी, मैं चौपारण हजारीबाग झारखंड से बिलोंग करता हूं और मेरा जो है इस वर्ष ग्रुप डी में इंडियन रेलवे में असिस्टेंट वर्कशॉप के तौर पे सिलेक्शन हुआ है। तो राकेश जी, आप हमको ये बताइए कि ये सफ़र कैसे शुरू किए थे और यहाँ तक आज रेलवे में सिलेक्शन भी ले लिए हैं। बचपन से ही मेरा शुरू हुआ है जो बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। तो सबसे पहले मैं अपने शैक्षणिक के बारे में बताता हूँ कि जब मैं जैक बोर्ड से पढ़ा हूँ, महात्मा गांधी हाई स्कूल मेरा गांव का ही है, और 4 तक जब पढ़े थे तो 4 में आने के बाद मेरे पिताजी डेथ कर गए। तब मेरा उम्र केवल 7 वर्ष का था। तो उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ कि मेरा माताजी का भी माइंड डाइवर्ट हो गया। उस हालात में केवल हमारे भाई ही एकमात्र सहारा थे जो हमें और पूरे परिवार को, माता सहित 2 बहनें भी हैं, उनको सही तरीके से सपोर्ट किए। और मेरा भाई भी उस टाइम लगभग 12 वर्ष या 13 वर्ष के थे और उनके कंधों पे सारा जिम्मेवारी था। तो संघर्ष हमारा सारा पूरा परिवार उस टाइम कर रहा था। चूँकि एक मेरे भाई ही थे, उसके बावजूद भी हमारे भाई ने हमें पढ़ाई को रोके नहीं और पढ़ाई में सहयोग किए कि आप पढ़ो, जहाँ तक पढ़ सकते हो, पैसा की चिंता ना करो। उसके बाद जब मैं हालांकि 6 क्लास में आया तो घर की परिस्थिति को देखकर मैं भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मैं ट्यूशन भी पढ़ाने लगा और जो भी हो सका इस तरीके से क्या हुआ कि मेरा 10th कंप्लीट हो गया। तो 10th कंप्लीट हो जाने के बाद चूँकि हमें ये मालूम था कि जब 10th हम पढ़ लेंगे तो हमारे फैमिली के पास उतने पैसे नहीं हैं जो हमें बाहर हजारीबाग जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेज सके। तो इसके जानने के बावजूद भी मैं 10th तक की जो स्टडी है उसमें अपना 100% दिया कि अभी हमको मौका मिल रहा है तो इस मौका को हम क्यों गंवाएं। अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आगे कहीं हम जाते हैं
तो उसके लिए अगर सही से हमारे पास नॉलेज रहेगा तो कहीं अगर जॉब भी हमें मिलेगा तो एक सही नौकरी मिलेगा हमें। तो ये सोच करके हम पढ़ाई करते रहे और अपना 100% उसमें दिए, और इस तरीके से मैं अपना स्कूल में भी लगभग टॉप कर पाए। टॉप 2 में मेरा रैंक आया स्कूल में पूरा। तो इस तरीके से जब 10th कंप्लीट हो गया तो उसके पहले जब रिज़ल्ट नहीं आया था उसके पहले मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। मैंने सोचा नहीं था कि हमको हजारीबाग आने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से फिर 2 महीना ही हुआ था कि मेरा साथी था संदीप है, वो हजारीबाग आया, एडमिशन करवाया अपना कॉलेज इंटरसेंस कॉलेज में। एडमिशन कराने के बाद गया तो वो तो जानता था कि मेरा जो दोस्त है राकेश वो तो पढ़ेगा नहीं, मतलब पढ़ नहीं पाएगा, उसका पैसा नहीं है। उसके बावजूद भी वो आया। तो यहाँ एक पेपर बेचने का काम, घर घर बांटने का काम वो खोज के जा चुका था, और वो हमसे शेयर किया कि तुम्हारे लिए काम खोज के रखे हैं, तुम चलो से वहाँ पे कम से कम 1200-1500 रुपया वहाँ पे मिल जाएगा, और कुछ अगर होम ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेगा तो तुम्हारा गुजारा वहाँ पे चल जाएगा। तो उसी के वजह से हम हजारीबाग आए, और फिर हजारीबाग में पेपर बांट करके हम पढ़ना शुरू किए। तो उस टाइम बहुत ऐसे हजारीबाग के भी टीचर हैं जो हमें, चूँकि 1500 में रुपया में तो ही 1000 के आसपास मेरा रेंट था, तो 500 रुपया बच जाता है, उसमें गैस खर्चा है, खाना पीना हर तरीके से, तो उतना खाने पीने में ही मेरा पैसा नहीं हो पाता था। ठीक है। तो जो टीचर थे, चूँकि गांव के ही बहुत सारे विद्यार्थी जो थे, भैया लोग थे, यहाँ पढ़ रहे थे, तो उनसे फिर रोहित भैया है और भी भाई लोग हैं, तो उन लोग शिव सर जो आर्यन मैथमेटिक्स के टीचर है उनसे बात करा दिए। तो उन्होंने मेरा स्थिति के जानते हुए बोले कि तुम पढ़ो, पैसा का चिंता मत करो, तुम जहाँ तक हो सकता है अगर पैसा अगर घटेगा भी तो हमसे ले लेना। लेकिन उन्होंने कोचिंग में एडमिशन हमें लिया और वहाँ से पढ़े, और वहाँ भी एक अच्छा खासा मार्क्स लाए। तो इस प्रकार से उन्होंने उसके सहायता से कई कोचिंग जो है में लगभग ना के बराबर फीस लगा 11th और 12th में। और 11th 12th 1 महीना 1 साल तक पेपर मैंने बांटा। लेकिन जब 1500 रुपये जब 1-2 महीना, चूँकि जब हम घर से आए थे तो कुछ 2-3 हज़ार रुपया मेरे पास था, और एक मेरे मामा थे वो 2000 रुपया भेज दिए थे। तो उसके वजह से कभी 1000 कभी 500 रुपया हम वहाँ से निकाल लेते थे, और 1500 रुपया इधर से होता था। तो बीच बीच में जब मेरा पैसा घटता था तो हम घर जाते थे, और घर जा कर के 1 सप्ताह की छुट्टी ले लेते थे, और वहाँ लेबर का काम किया करते थे, जो कि पर डे हमको 250 रुपया वहाँ मिलता था। तो इस तरीके से 6 दिन या 7 दिन काम कर लिए तो 1500-1600 रुपया हो जाता था। तो उस तरीके से मेरा सप्ताह जो महीना का है 2-3 महीना तक काम कट जाता था। और फिर इसी तरीके से जब घटता था तो मैं, चूँकि पेपर बांटने से मेरा काम नहीं हो पाता था, इस तरीके से जब 1 साल तक इसी तरीके से करते रहे। 1 साल के बाद क्या हुआ कि पेपर वाला ही अपने, उसका 2 बेटी थी, तो उन्हीं को पढ़ाने के लिए बोले, तो 500 रुपया उसके लिए फिर दिए। तो फिर धीरे धीरे 2000 रुपया फिर होने लगा। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत एडजस्ट होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि पेपर बांटते बांटते लोगों से जान पहचान होते लगे। तो एक स्कूल है, उसमें एक गार्ड से मुलाकात हुआ। तो गार्ड ने जब पूछा हमसे कि कितना पैसा कमाते हो, तब मैंने स्पष्ट कह दिया कि 1500 रुपये मिलता है। तो उन्होंने ही मुझे बताया एक कंपनी के बारे में, सिक्योरिटी कंपनी के बारे में, कि वहाँ जाओ बात करो और वहाँ से तुमको गार्ड में काम लग जाएगा। तो हम जब वहाँ गए तो फिर गार्ड में बात करने के लिए, तो फिर वहाँ पे बोला कि तुम्हारा एज कम है, सो तुम्हारा नहीं होगा। तो हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप तो काम करा के देखिए, एज की बात छोड़िए। तो उन्होंने जब पूरा रिक्वेस्ट किया तो मेरा आधार कार्ड मांगा, तो देखा इसमें 18 वर्ष उस टाइम मेरा नहीं हो रहा था। तो फिर भी उन्होंने जॉब उसमें दे दिया, और ऐसी जगह पे भेज दिया, कंस्ट्रक्शन एरिया, अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। वहाँ पे समझिए कि कोई रात में कोई नहीं रहता था, पियक्कड़ लोग भी वहाँ रहते थे। उन लोग बदमाशी भी करते थे, हाँ, सुनसान भी जगह रहते थे। लेकिन 9-10 बजे 6 बजे से मेरा ड्यूटी रहता था, 6 बजे रात से लेकर के 6 बजे सुबह तक। तो वहाँ पे ड्यूटी जब करते थे
तो उसी टाइम क्या था कि वहीं के जो उसका मालिक था वो 12 बजे रात के आ गया था। तो 12 बजे रात के आ गया था तो हमको डर लगा कि भाई 12 बज रहा है रात, तो यहाँ पे कैसे आ सकता है, और पूरा सुनसान एरिया था। तो मैंने क्या किया कि रड था उसको लेके निकला कि अगर आज जो भी होगा तो चाहे हम जाएंगे चाहे वो जाएगा। ऐसे भी हम जान रहे थे अगर दुनिया में कुछ करना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आज भी मरना है कल भी मरना है, इससे अच्छा है कि कुछ करके मर जाए। तो इसी के वजह से क्या किए कि हम अपना छड़ लेके वहाँ से एक रड लेके निकले। तो फिर देखे खैर बूढ़ा है, तो बूढ़ा है तो थोड़ा सा डर लगा कि हो सकता है कि भूत ऊत के मामला हो, है कि नहीं। तो वो आया तो बोला कि ये मेरा ज़मीन है, से तुमको कैसे भेज दिया, तुम बच्चा है तो ये है वही पूरा बोलने लगा। बोला कि वो कंपनी में तुम फ़ोन लगा से तुमको बच्चा समझ के कैसे भेज दिया, अभी फ़ोन लगा। तो हमें एक डर था कि कहीं हम फ़ोन लगा देंगे तो हमको कंपनी से निकाल देगा, पहला ही दिन है। तो उसके तरीके से हम कैसे करके उसको बात को टालें कि सुबह आइए, हम सुबह बात करवा देंगे उनसे, अभी सो गए होंगे, सो आप जाइए हम संभाल लेंगे। फिर वो बोल देते हैं उसी टाइम कि यहाँ पे बच्चा गड़ाता था, पहले गड़ाव था और उसी के ऊपर साइड में वहाँ पे अपार्टमेंट तैयार हो रहा था, और वो और डरा करके चले गए। उसके बाद जब आप उस तरह से हालात वहाँ था, सुनना जगह भी था, और जब उस तरह का लोग बोल देता है और डरा देता है, तो आप वहाँ अकेले रह कैसे पाते होंगे, ये भी बात है ना। हम बोले ना, हमें ये चीज़ का कभी डर नहीं रहता था। सबसे पहले हमें मरने का डर नहीं था। हम सोच रहे थे कि आज भी मरना है कल भी मरना है, तो अगर यदि जब मरना लिखा होगा तो चले जाएंगे, उससे हमें क्या है। तो यही सोच करके, और मेरा जो जुनून था वो पढ़ने का था, तो इसी के वजह से हम सोचे अगर पढ़ के कुछ कर लेंगे तो इसी के वजह से मेरा मोटिवेशन का वही कारण था कि मरने का हमें डर नहीं था। इसीलिए आप कुछ भी काम, जैसे कि आपने बताया कि कहते हैं कि इंसान को उसका मजबूरी कुछ भी करा देता है, और इन्होंने भी कहा कि 11 में जब हजारीबाग आए तो पेपर बेचने का काम किए, मजदूरी किए, और फिर हम जब गार्ड का जॉब पकड़े तो हमको ऐसे जगह में भेज दिया गया जहां पे चुनौती ही चुनौती भरा था। आपका जीवन में हमेशा स्ट्रगल रहा है, मुश्किलों से ही लड़े हुए हैं। आप कैसे मैनेज करते थे जब 11 में थे, गार्ड का नौकरी भी कर लिए और रात भर जो है 6 बजे रात से 6 बजे सुबह तक जॉब करते थे, दिन में क्लास रहता होगा। देखिए 6 बजे शाम से लेकर के 6 बजे सुबह तक ड्यूटी रहता था, तो उसमें 1-2 घंटा समझिए रेस्ट कर सकते थे, वो भी मतलब ऊपर से आदेश नहीं था। अगर कुछ हो गया, कंस्ट्रक्शन एरिया है तो वो अपना रिस्क पे है, तो वो संभालते हुए उसके बाद 6 से 6 जब ड्यूटी करके आते थे तो स्टार्टिंग पीरियड था, उस टाइम हम पेपर भी बांट रहे थे। तो 6 बजे सुबह आने के बाद 6 बजे हम पेपर उठाते थे वहाँ से, और पेपर बांट करके दीपूगढ़ा एरिया है वहाँ पे पेपर पूरा दीपूगढ़ा में मेरा बांटना रहता था, तो बांट करके और 8 बजे हमको ट्यूशन पहुँचना रहता था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जब बारिश का मौसम होता था तो घर घर में जा कर के किसी का पेपर भींग ना जाए, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि अगर किसी का पेपर भींग जाएगा तो पैसा जो है सैलरी हमेरा ही कटेगा। तो इसका वजह से कभी कभी 10-11 पेपर बांटने में ही मेरा टाइम लग जाता था। तो और सारा जो ट्यूशन है मेरा 8 बजे ले करके से 11 बजे तक ट्यूशन रहता था, तो कभी कभी ट्यूशन भी मेरा छूट जाता था। लेकिन काम, चूँकि मेरे लिए उस टाइम काम भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर हम काम छोड़ देते तो हजारीबाग मेरा छूट जाता, और हजारीबाग छूट जाता तो पढ़ाई छूट जाता। इसीलिए कभी कभी अगर ट्यूशन छूट रहा है तो काम को हम पकड़े रहते थे। तो इस तरीके से फिर 11 बजे आते थे, उसके बाद खाना वाना बनाते थे, फिर 1 बजे मेरा पार्टनर आता था। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि आप पेपर वाला काम छोड़ करके वो पकड़े हो, दोनों चल रहा था आपका साथ में? हाँ, दोनों चल रहा था। 1 महीना तक तो पैरेलल दोनों चलाए। हाँ। क्योंकि हमें डर था कि दोनों में से कोई छूट जाएगा, इसके मतलब गार्ड वाला छूट जाएगा, यही डर था। इसके वाला हम पेपर नहीं छोड़ रहे थे। जब 1 महीना का 1.5 महीना हुआ, सैलरी आया, उसके बाद पेपर वाला को छोड़ दिए। उसके बाद फिर कंटिन्यू गार्ड वाला को करते रहे, और फिर धीरे धीरे मतलब 1 साल तक फिर गार्ड का काम किए। और 1 साल गार्ड के काम करने के बाद मतलब संयोग देखिए, जब आप मेहनत कीजिएगा ना तो खुदा भी, जब बोलते हैं कि जब खुद आप मेहनत कीजिएगा तो खुदा भी आपका साथ देगा। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा था। खुदा भी देख रहा था, भगवान भी देख रहे थे कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, तो लोग समय समय पे साथ देने के लिए लोग आए। चूँकि जब मेरा 12th जैसे आया, 12th के करीबन सितंबर में, मार्च में, फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होता है, तो जैसे सितंबर हुआ 1 साल बीतने के बाद, तो उस टाइम क्या हुआ, एक और भैया, हमें रुपेश भैया बोलते हैं, तो वो मिले और वो एक हमको होम ट्यूशन पकड़ा दिए। वो ट्यूशन में 1500 रुपये मिलता था, और जब 1 साल हुआ तो करीबन 6-7 हज़ार रुपया हमारे पास जमा भी हो गया था।
तो हम 1500 रुपये ट्यूशन फिर पकड़े और वो भी फिर पैरेलल चलाए। हमें डर रहता था कहीं जो कर रहे हैं और जो पकड़े हैं बाद वाला वो छूट ना जाए, इसीलिए जब 1-2 महीना हो जाता था तब फिर गार्ड वाला काम को हम छोड़ दिए। और जब पैसा भी हो गया था 6-7 हज़ार रुपया, तो 1500 रुपया उधर से मिलता था, 1000 रुपया इधर से निकालते थे। तो इस तरीके से करके मैंने जो है 12th में अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया और 12th में भी अपना इसी तरीके से करके 12th में भी अपना हम कॉलेज में थर्ड टॉपर रह चुके हैं। कॉलेज का थर्ड टॉपर? कॉलेज का केबीएस कॉलेज है चौपारण में, वहाँ अपना थर्ड टॉपर कर चुके हैं। और जब फिर रिजल्ट आता है तो मेरा एक ही पेपर में 4 जगह फोटो रहता है और 5 जगह नाम रहता है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग था और हर कोचिंग में मैंने टॉप कर गया था। लगभग टॉपर में मेरा नाम था, इसी की वजह से सभी कोचिंग में। अच्छा, 12th में साइंस था कि क्या था? मेरा 12th में साइंस स्ट्रीम था। साइंस रहते हुए आप ये बताइए राकेश जी कि साइंस जो है लड़का रखता है तो सोचता है कि और कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो पढ़ता है, कुछ नहीं करता, फिर भी वो टॉप नहीं करता है या अच्छा नंबर नहीं लाता है। लेकिन आप अपना पढ़ाई को भी जारी रखें साइंस के क्षेत्र में और टॉप भी करके दिखाएं, तो उनको क्या मैसेज दीजिएगा जो कहते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं साइंस का लेकिन वो टाइम पास कर रहे होते हैं? देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है, मेन है कि देखिए आप करिए, ठीक है। तो अगर हम कर सकते हैं इतना स्ट्रगल करने हुए के साथ, सोचिए मेरे पास कहाँ टाइम बच रहा है। बिल्कुल नहीं बच। अगर इतना थकने के बाद एक दिन साइकिल चलाने से आदमी को हालत ख़राब हो जाता है। मेरा पर डे कम से कम 6-7 किलोमीटर राउंड करके, वो भी ऊपर नीचे एरिया में, उसके बाद भी हम इतना स्ट्रगल करके जब कर सकते हैं तो हर लोग कर सकते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं उनका एक बहाना हो जाता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढने वाला बहाना ढूंढते रह जाता है। लेकिन जिनको करना है, जो चाहते हैं कि हमें कुछ करना है ज़िंदगी में, सक्सेस होना है, वो लाख बहानों को पीछे छोड़ देते हैं और अपने सपने को आगे रखते हैं और आगे बढ़ करके मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो कैसे फिर आपको लगा और किस प्रकार से आप यहाँ जॉब तक पहुँचे, ये बताइए। देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा 12th कंप्लीट हो गया, बहुत सारे, हालांकि कहते हैं ना कि जब आप एक कदम बढ़ाइएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं कि टांग खींचेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि जब आपका देख रहे हैं एक कदम अच्छा उठ रहा है तो दूसरा कदम उठाने में लोग सहयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे, हालांकि अपने लोग बहुत कम लेकिन गैर लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, जिनको हम नहीं जानते थे। जैसे मोशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में चलता है, उन्होंने भी क्या किया, हमें 12th में जब खाली ये जानते हैं थे कि पेपर बांट रहा है, तो उन्होंने भी 1 रुपया फीस नहीं लिया, फ्री में पढ़ाए। और एक दिशा केमिस्ट्री क्लासेस है, वहाँ भी मैंने फ्री, मतलब कम, बहुत ही नॉमिनल चार्ज दिए, जो हमारे ऊपर डिपेंड, वो भी हमारे ऊपर डाल दिए थे, जो तुमको बनेगा वही देना, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि तुमको देना है। तो वैसा था। तो इस तरीके से जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो 12th में बहुत ऐसा नहीं है कि 12th में जब हम गार्ड की नौकरी कर रहे थे तो ऐसा सिचुएशन आया है कि सुन के आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा जगह पे हमको ड्यूटी के लिए भेज दिया गया था जो कि 4-5 दिन पहले वहाँ पे मर्डर हुआ था। 4-4 व्यक्ति के एक ही घर से, एक ही अपार्टमेंट में 4-4 व्यक्ति को एक ही घर से मर्डर हुआ था और वहाँ पे ड्यूटी दे दिया था। और उस टाइम हम अनजान थे। जब वहाँ ड्यूटी करने के लिए गए तो वहाँ जो दिन वाला गार्ड था, हमको रात में ही ड्यूटी, चूँकि दिन में हम ड्यूटी नहीं लेते थे, दिन में हमको खुद ट्यूशन जाना होता था, पढ़ना होता था, तो रात में ही ड्यूटी करना होता था। चूँकि वहाँ खाली समय में अपना पढ़ भी लिए और ड्यूटी भी कर लिए। तो वहाँ पे जब ड्यूटी में गए तो रात भर ड्यूटी के, तो हम तो अननोन है, हमको तो कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है कि नहीं हुआ से। हालांकि जाने के पहले वो इन्फॉर्म कर दिया था कि 7 बजे के बाद गेट खोलना नहीं है, खुला नहीं रखना है, कोई भी आएगा तो उसको पूछ लेना है। लेकिन उस समय भी हमको आभास नहीं हुआ था कि यहाँ पे कुछ घटना हुआ होगा। खजांची तालाब के नाम आप लोग जानते होंगे, 2018 में ही वो घटना हुआ था। तो वहाँ पे जब गए तो दिन वाला गार्ड बोल रहा है कि जब मेरा 12 बजता है तैसे रोवा पूरा खड़ा हो जाता है। हम बोले ऐसा क्यों होता है? बोला कि यहाँ से एक आदमी गिर के मर गया था। तो हम बोले गिरा होगा 7-8 साल पहले, अब अपार्टमेंट मरने के पहले। तैसे हम उसको इग्नोर किए। और जब वहाँ से आए, 1-2 दिन मेरा ड्यूटी वहाँ पे हो गया, तो रूम आते हैं तो मेरा लॉज को जो लड़का लोग रहते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़े थे और उसमें दिया हुआ था। तो उन लोग ने बोला कि खजांची तालाब में वहाँ पे मर्डर हुआ है, खजांची तालाब के बगल में अपार्टमेंट है। और वहाँ पे गए तो हम पूछे गार्ड के कि मर्डर कब हुआ? तो बोलता है कि 3-4 दिन पहले।
अब हमको ड्यूटी में भेज दिया। अब उस रात को जब हम गए तो देखिए, जब जो चीज़ से आप नहीं जानिएगा ना, तो वो चीज़ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानने के बाद डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ जब गए तो जाने के बाद क्या हुआ कि उस दिन हम फिर फ़ोन किए कंपनी में कि हमको वहाँ पे काहे भेज दिया। चूँकि वहाँ जब गए तो फ़ोन किए तो वो बोला कि आज भर मैनेज करो, को बोला कि हम मैनेज नहीं करेंगे, हम दूसरा जगह जाएंगे। बोला छोड़ दो नौकरी। अब नौकरी भी छोड़ नहीं सकते हैं, चूँकि मेरा वही सहारा है जीने का यहाँ पे हजारीबाग। तो वहाँ पे हम बोले कि आज भर करो, कल तुमको हम दूसरा जगह दे देंगे। तो वहाँ जब गए तो रात भर, उस रात को हमको फिर काटना मुश्किल हो गया, चूँकि हम जान चुके थे कि यहाँ पे उसके बावजूद भी हम वहाँ पे ड्यूटी किए। रात में हमको भी फिर डर लगने लगा, चूँकि उसी अपार्टमेंट में गिर के मर्डर कर देना, ऊपर से फेंक दिया था मार करके। तो वहाँ पे और वहीं पे मेरा ड्यूटी था बगल में, जैसे यहाँ पे गिरा हुआ है ना, और इसके जस्ट 10 कदम इधर मेरा पे वहाँ पे ड्यूटी था। तो इस तरीके से वहाँ पे मैंने ड्यूटी 12th में किए। और उसके बाद जब इंटर में आए तो 12th जब कंप्लीट हो गया इंटर, तो उसके बाद जब ग्रेजुएशन में आए तो ग्रेजुएशन के लिए फिर मेरा साइंस स्ट्रीम था। तो साइंस में इतना मेरे पास पैसा नहीं था कि चूँकि हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे क्या होता है कि कोर्स लेना पड़ता है, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था। तो मैंने फिर आर्ट्स में करा लिया, बीए में एडमिशन करा लिया पॉलिटिकल साइंस से। तो वहाँ पे कराने के बाद फिर मेरे भैया है एक, अभी एसआई में है, तो वो बात करवा दिए कोचिंग से, मेगा सिविल सर्विसेज से, कि तुम जनरल कंपटीशन का तैयारी करो। तो वहाँ पे एसएससी के लिए मैंने एडमिशन ले लिया। और वहाँ भी जब बात करा दिए तो वहाँ के डायरेक्टर इतने अच्छे हैं अनिमेश सर, कि जब वो भी हमारे बारे में उनको बता दिए होंगे, हम तो कुछ नहीं बताए थे, लेकिन वो भैया बताए होंगे। तो इसके वजह से बोले कि बाबू तुमको जो भी ज़रूरी है, मतलब तुम जितना पैसा दे सकते हो उतना ही देना है, ठीक है, और तुम पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अगर और हेल्प अगर का ज़रूरी रहेगा तो हमसे बोलना। तो इस तरीके से वहाँ पे मैंने मार्च 2019 में एडमिशन लिए, और 1 साल के बाद कोरोना का पीरियड आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। उसके बाद कोरोना का काल आ गया, तो मतलब गार्ड का काम तो चलिए रहा था। फिर कोरोना में भी, जैसे पूरा कोरोना में मैंने यहाँ ड्यूटी किया, पूरा कोरोना में ड्यूटी। हाँ, जैसे कोरोना खत्म हुआ तो मैंने वो कंपनी को छोड़ के दूसरा कंपनी ज्वाइन किए थे। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी में ज्वाइन किए थे। और 1 साल बाद हुआ था कि वो यहाँ स्किल इंडिया उस टाइम चल रहा था कोरा चौक में, तो वो बंद हो गया। तो वो बंद होने से क्या हुआ कि उसके बाद भी 2 महीना तक मैंने यहाँ हजारीबाग पे रहा। अब उसके बाद मेरा पैसा वो खत्म, तो खत्म तो क्या करें, अब तो कोई सोर्स नहीं है, तो सीधा फिर चल गए गाँव। लॉकडाउन के बाद आप गाँव गए? हाँ, लॉकडाउन जब खत्म हुआ तब हम गाँव गए। अच्छा, पूरा लॉकडाउन काम भी किए थे? पूरा लॉकडाउन काम भी किए। अच्छा, और यहीं पे रह के पढ़ाई किए, तैयारी किए। और उसी टाइम जब ये 2019 में जब इंटर कंप्लीट हुआ, तभी हम ये अपना रेलवे का जो था वो फॉर्म डाले थे, ग्रुप डी का। और उसके बाद पहला ही फॉर्म था मेरा ये ग्रुप डी का, और इसमें हालांकि सिलेक्शन भी हो गया, लेट सही लेकिन हो गया। और एसएससी का कई भी एग्ज़ाम दिए लेकिन उसमें नहीं हुआ। और अबर जो है वो एसएससी सीजीएल का मेंस भी लिखे हैं, मेंस भी लिखे हुए हैं, उसका पीटी क्वालीफाई भी है। पीटी क्वालीफाई मतलब पहला बार अटेम्प्ट किए थे, और पहला अटेम्प्ट में मेंस भी लिखे हैं। पहले अटेम्प्ट में रेलवे में सिलेक्शन भी ले लेते हैं। ये होता है ना कि आप यदि अपने गोल के प्रति 100% लगा दिए हैं तो आपको आपके गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे सामने कितना बड़ा मुसीबत क्यों ना हो। आप सामने जो कहानी सुने, इनके जैसा शायद ही किन्हीं के जीवन में व्यतीत हुआ हो, लेकिन फिर भी इन्होंने आज सिलेक्शन ले करके दिखा दिया है। तो आप सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी भी तरह का मुश्किलें हो उसका सामना करके अपने मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। उसके बाद से यदि आपका भी सिलेक्शन हो गया है तो उसमें आपका तैयारी किस प्रकार से रहा था? कहते हैं कि कंपटीशन हार्ड हो गया है रेलवे में, या फिर कोई भी एसएससी वगैरह में जॉब लेना, सरकारी नौकरी करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो कितना आप मेहनत किए थे? देखिए, कंपटीशन हार्ड है ज़रूर जी। सबसे पहले क्या है कि जो चीज़ को हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देखना, आपको एक गोल फिक्स करना है। अभी हम जो है वो झारखंड के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए, झारखंड के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। मेरा मेन फोकस था एसएससी, और एसएससी से ही मिलता जुलता है रेलवे, और रेलवे के हालांकि फॉर्म पहले भर चुके थे, और एसएससी से मिलता जुलता है रेलवे, उससे एसएससी से हल्का कम ही क्वेश्चन पूछता है। और एसएससी रेलवे का जब हम तैयारी कर रहे थे तो लास्ट में क्या हुआ कि रेलवे का साइंस का कंप्लीट पैटर्न भी चेंज हो चुका था। तो उस टाइम क्या किए कि थोड़ा सा यूट्यूब चैनल का मैंने
एक टॉप ट्रेंडिंग चैनल है, तो उस फॉलो करते थे, उसमें देखते थे एनालिसिस, और उससे एनालिसिस देख करके हमें ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से थोड़ा सा अपना जो क्या है पढ़ने का तरीका स्ट्रेटजी है उसमें चेंजिंग लाए, और यही वजह हुआ कि मेरा जो है अभी आउट ऑफ मतलब 100 में से 79 मार्क्स रहा है, और रांची जोन से, और उसके बाद यूआर से हम सिलेक्शन लिए हैं असिस्टेंट वर्कशॉप पे। जनरल से ही लिए? हाँ, जनरल से लिए। हालांकि मेरा कास्ट जो ओबीसी है, हाँ। लेकिन सिलेक्शन यूआर और जनरल से हुआ है। अरे वाह, बहुत तारीफ की बात है। जनरल से सिलेक्शन ले लेना बहुत ये मायने रखता है, और 79 नंबर लाया है 100 में से, तो ये भी बहुत मायने रखता है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके जैसा बहुत सारे लोगों के जीवन में है कि बहुत सारे मुश्किलें हैं, आपसे ज़्यादा भी किन्हीं का होता है, कुछ कम भी होगा, आपकी इतना भी होगा, तो उन सारे लोगों को क्या कहिएगा कि बहुत सारे लोग छोटे से मुश्किलों में छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई, लेकिन आप सिलेक्शन लेकर के दिखा दिए, तो उनको क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा थोड़ा मार्क्स के वजह से रह रहे हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले मैदान नहीं छोड़ना है, फील्ड में टिके रहना है। आज नहीं तो कल सिलेक्शन होना ही है। इसके पहले वो अपने आप में झांके कि वो कितना मेहनत किए हैं, उसका मेहनत जो किए हैं सही तरीके से किए हैं, किस डायरेक्शन में किए हैं। आपको टाइम के देखिए, आप एम चेंज नहीं कीजिए, जो आप गोल फिक्स करके रखे हैं वो गोल पे लगे रहिए, लेकिन आपको स्ट्रेटजी है वो समय समय पे बदलना पड़ेगा। जिस अकॉर्डिंग से, चूँकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग से सिलेबस का चेंजिंग हो रहा है, उस अकॉर्डिंग से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन तो होना ही है। चूँकि देखिए, लगता है हमें, जहाँ तक लगता है कि जब मेरा 18 वर्ष हुआ था तभी मैंने रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरा था जी। और हमें लगता है कि सबसे कम एज का मैं हूँ जो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया हूँ। और भी बहुत सारे हमारे जब डीवी के लिए गए तो बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारे लोग मिले जो कि जिनका ग्रेजुएशन 2018 के पहले हो रखा है, 20 के पहले हो रखा है, उन लोग लिए हैं सिलेक्शन। लेकिन मेरा तो ग्रेजुएशन जो हुआ वो 2022 में कंप्लीट हुआ है। 22 में कंप्लीट हुआ, 23 में आप जॉब भी हो गया, आपका सेलेक्ट हो गए। हाँ। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप रेलवे में सेलेक्टेड हो गए, अब आप जॉब के लिए जाइएगा, तो वहाँ पे आप क्या चीज़ें आप परिवर्तन लाना चाहेंगे रेल में? सबसे पहले देखिए, हमें जो पोस्ट सौंपी गई है असिस्टेंट TLN/AC, तो उसमें हम अपना 100% जिस तरीके से शुरू से देते आए हैं उसमें दें, ताकि रेलवे जो है इसमें अच्छे तरीके से वर्क करे, ये इसका और बढ़िया से इसका फंक्शन हो, और इसमें हम अपना 100% देंगे, और बस यही कहना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे संघर्ष की कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार से एक लड़का अपने 5-7 साल के जीवन से ही संघर्ष शुरू हो जाता है जिंदगी में, और सारे समस्या, सारे मुश्किलों का सामना डट करके यहाँ तक पहुँचते हैं। और अभी भी इनका जो सपना है वो सिर्फ ग्रुप डी तक सिमट करके नहीं है, बल्कि आगे भी बड़े बड़े सपने हैं। तो आपका मिशन क्या है, आप क्या और करना चाहते हैं? देखिए, मेरा मिशन जो है वो सबसे पहले अभी हम टारगेट किए हैं SSC को, SSC क्वालिफाई हो जाने की। देखिए, टारगेट आप बड़ा रखिए, ये ठीक है, लेकिन आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके विभाजित करके कीजिएगा, तो क्या है कि ये टारगेट जो गोल है वो अचीव होते जाएगा, और उतना ज़्यादा आपको प्रेशर भी नहीं होगा। क्योंकि आप एक बार में अगर आपने इकोनॉमी और सामर्थ्य के दम पे 2 चीज़ें पे आप फोकस करें, और वो 2 चीज़ों को देखते हुए अपना गोल को फिक्स करें। ये नहीं कि मेरा इकोनॉमी लो है और मैं हाई टारगेट रखूं, ये नहीं है। जैसे अब हमारे पास मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरा जिस तरीके से स्थिति था, तो मैं अगर टारगेट रख लेता UPSC के, तो हो सकता है कि सिलेक्शन है कि नहीं, लेकिन समय बहुत लगता, और उस समय तक हम अगर इंतज़ार नहीं कर पाते तो डिप्रेशन में चले जाते। इसके लिए मैंने भी गोल सेट करके रखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैंने टारगेट ये के रखा है कि बहुत सारा मैं इंटरव्यू भी देखता हूँ कि लोग बहुत सारे पोस्ट है, 6, 7, 8 पोस्ट पे जाने के बाद लोग UPSC का जॉब ले रहे हैं। तो उसी तरीके से मैंने भी ठाना उसी तरीके से। क्या करते हैं ना, देखिए, बहुत लोग होते हैं कि तैयारी करते हैं। जब मैं गांव यहाँ से छोड़ करके गया, तो गांव में भी
ट्यूशन शुरू किया, तो ट्यूशन शुरू किया तो वहाँ भी 2 बच्चे से किए थे, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, तो जब 2 बच्चे से किए थे, स्कूल ऑफ़र कर रहा था हमको ट्यूशन पढ़ाने के, स्कूल पढ़ाने के लिए। तो उस टाइम वो बोल रहे थे कि आप स्कूल ज्वाइन हो जाइए, तो एक आपका मास्टर का टैग लग जाएगा, जिसकी वजह से स्कूल का भी बच्चा, जो मेरा स्कूल का बच्चा है, वो आपके पास पढ़ने के लिए जाएगा। तो उस टाइम हम उसको ठुकरा दिए, क्योंकि उस टाइम हमें पैसा की ज़रूरत था, लेकिन अथक ज़रूरत नहीं था। जितना ज़रूरत था, जितना मेरा काम हो जाए, पैसा तो मिलता है लेकिन टाइम चला जाता। और वो मेरे लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम जितना देर में वहाँ ट्यूशन स्कूल पढ़ाते, वो अपना पढ़ने में समय लगाए, तो सीधा हम उसको बोल दिए कि मेरे पास समय नहीं है। और वही नतीजा हुआ कि अभी देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे हूँ। कहीं ना कहीं कहते हैं कि मेहनत करने वाला का जो चाहते हैं वो मिल जाता है, लेकिन जो मेहनत नहीं करते हैं वो चाह करके भी अपने कुछ नहीं पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उसी प्रकार से राकेश जी हमेशा से लड़ते रहे, और इसी का कारण है कि आज रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट भी हो गए हैं, और अब अपने देश में सेवा करेंगे, देश में अपना सेवा देंगे और देश को भी नया बनाएंगे। इनसे सारे युवा इंस्पायर हो सकते हैं, सीख सकते हैं कि विकट परिस्थिति आने के बाद भी जब हौसला नहीं टूटता है तो वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आप देख रहे थे सफर नया भारत से द इंस्पायर्स इंडिया शो। मैं हूं आनंद आर्या। जय हिंद, वंदे मातरम। नंबर 30 मिनट ना।